जब इंसानियत पृथ्वी तक सीमित थी तो कम सवाल थे, लेकिन जैसे इंसान पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में कदम रखा तो वैसे ही नई नई इंसानों की ख्वाहिशें जागने लगी। शुरुआत का दौर भी कमाल का था, जब इंसान पृथ्वी की आकार जानने में ही व्यस्त था, पर अब इंसानियत काफी बदल चुकी है। अब अंतरिक्ष में इतनी दूर तक इंसानों ने नजर जमा रखा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखें। क्या पता है आपको, इस दुनिया में सभी लोग एक ही वक्त में नहीं जी रहे हैं। कोई हजारों साल पहले वाली जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो वहीं कोई शताब्दी आगे की जिंदगी आज ही जी रहे हैं। कई ऐसी टेक्नोलॉजी इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंतरिक्ष में अरबों तारे के बीच ऐसी कई ग्रह हैं जिस पर जीवन मौजूद होगी, पर इंसान वहां तक पहुंचने में असमर्थ है। पृथ्वी के वैज्ञानिकों ने इस वायुमंडल में कई ऐसी टेक्नोलॉजी स्थापित की हुई है जिससे अंतरिक्ष में करोड़ों मील दूर की हलचल देखा जा सकता है। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने इसी टेक्नोलॉजी के जरिए कई ऐसे सिग्नल का पता लगाया है जो शायद किसी अन्य इंटेलिजेंट दुनिया की हो सकती है, जो शायद हमसे काफी अलग और विकास में भी काफी अलग लेवल के होंगे। पर ब्रह्मांडीय दूरी काफी ही अलग लेवल की दूरी है जिसकी कल्पना शायद आपके दिमाग भी न कर सके। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, यानी कि एक साल में लाइट जितना दूर जाता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यहाँ पर अरबों प्रकाश वर्ष दूरी की बात हो रही है। आज हम यहाँ बैठकर ऊपर आसमान में रात को तारों को देखते हैं जो आपस में बिल्कुल करीब लगते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनकी दूरियां आपको हैरत में डाल देगी। तो क्या इन खरबों तारों के बीच हमारी जैसी दुनिया नहीं हो सकती है क्या? एक बार इस गैलेक्सी को देखिए, इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इस गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और इस जैसी आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में है। तो क्या अभी भी आपको यकीन नहीं है कि पृथ्वी जैसी इंटेलिजेंट दुनिया हो सकती है इस ब्रह्मांड में? पर जो भी हो, यही तो सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसी रेडियो संदेश का पता लगाया है जिसके बारे में अनुमान है कि वह किसी इंटेलिजेंट दुनिया से भेजी जा रही है और शायद वह भी किसी अन्य इंटेलिजेंट दुनिया को ढूंढ रहे हो, इसलिए यह संदेश भेजा हो। वैज्ञानिकों को शक था कि शायद यह संदेश किसी तारे या ग्रह की प्राकृतिक घटनाओं से आ रही हो। वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पता चला कि यह रेडियो संदेश किसी कृत्रिम टेक्नोलॉजी से आ रही है जो दुनिया के ब्रह्मांड के अन्य हिस्से में भेज रहे हैं और बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में। अगस्त 1977 को ओहायो राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय के बिग ईयर टेलीस्कोप ने एक अज्ञात सिग्नल को कैच किया। ये रहस्यमय सिग्नल करीब 200 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। जब इस सिग्नल को जेरी एहमन ने डिकोड किया तो उन्हें काफी हैरानी हुई। सिग्नल को डिकोड करने के बाद उन्हें एक खास कूट चिन्ह 6EQUJ5 पर लाल रंग से घेरा बनाकर उसके पास वाव लिख दिया। इस सिग्नल की व्याख्या के बाद कई खगोलविदों ने यह संभावना जताई कि हो सकता है कि ये किसी एडवांस एलियन लाइफ ने हमसे संपर्क करने के लिए भेजा हो। उस दौरान सिग्नल को डिकोड करने पर वैज्ञानिकों को ऐसी कई बातें पता चली जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इसे एक एडवांस एलियन लाइफ ने हम तक भेजा था। इस घटना को हुए आज 40 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं। माना जाता है कि हमारी आकाश गंगा में एक ऐसी बुद्धिमान सभ्यता है जो खुद के बारे में बताना चाहती है। संभवतः उसी ने सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया था। हेलो दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने बताया था कि रिसर्चर्स ने बार बार उस जगह पर खोज की जहां सिग्नल मिला था, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। वाव सिग्नल को लेकर सबसे ज्यादा संभावना यह है कि यह किसी तरह की प्राकृतिक घटना से आया है, एलियन से नहीं।
वॉव सिग्नल को लेकर हाल ही में एंटोनियो पेरिस की टीम का एक रिसर्च पेपर वाशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। उस पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि वॉव सिग्नल किसी एलियन से नहीं बल्कि यह एक धूमकेतु से हमारे पास आया था। जर्नल में इस बात को भी बताया गया था कि वॉव संकेत की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज थी, जो कि हाइड्रोजन गैसों के उत्सर्जन आवृत्ति के बराबर है। धूमकेतु पर स्थित हाइड्रोजन के बादल इसी तरह के संकेत ट्रांसमिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिग्नल एलियंस ने भेजा था या फिर ये प्राकृतिक घटना थी? हाल ही में नासा के साइंटिस्ट से पूछा गया कि क्या इस पृथ्वी से बाहर भी कोई एलियंस की सभ्यता मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक दिलचस्प सवाल है जिसे नासा लंबे समय से समझने और तलाशने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है और हमने बियॉन्ड लाइफ के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित कोई प्रमाण नहीं देखा है। लेकिन जब हम अपने ग्रह पर जीवन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ बड़े से बड़े जीव रहते हैं और बिल्कुल छोटे से छोटे जीव हर जगह रहते हैं, जिसे माइक्रोबियल लाइफ कहा जा सकता है। रहने योग्य वातावरण की परिभाषा अभी भी जारी है और हम इसे समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो पृथ्वी पर कई ऐसे माइक्रोबियल लाइफ है जिसका वातावरण बिल्कुल हमसे अलग है। बाहरी सौर मंडल में बर्फीले चंद्रमा है, जैसे शनि का चंद्रमा एनसेलेडस और बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। ऐसा लगता है कि उनके पास सब सरफेस महासागर हो सकते हैं जो रहने योग्य हो सकते हैं। जितने अधिक एक्सोप्लैनेट हम अन्य सितारों के पास पाते हैं, उतना ही हम सीखते हैं कि जीवन के लिए कितने अलग वातावरण मौजूद हो सकते हैं। हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि एलियंस मौजूद है या नहीं। कार्ल सागन ने कहा था, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर यहाँ सिर्फ हम हैं तो यह अंतरिक्ष की एक भयानक बर्बादी की तरह लगता है। तो ये था नासा के एक वैज्ञानिक का विचार। क्या एलियन रियल में मौजूद हैं? हम निश्चित रूप से तो नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करना चाहते हैं। बाहरी अंतरिक्ष एक विशाल विस्तार है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है। यही कारण है कि इस संभावना से इनकार करना कठिन है कि अन्य बुद्धिमान जीवन मौजूद नहीं है। विज्ञान के कुछ महानतम वैज्ञानिकों की कई खोजें और सिद्धांत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ब्रह्मांड में हमसे परे कुछ है। इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हमारे पास अंतरिक्ष में कहीं न कहीं पड़ोसी हैं। सबूतों पर विचार करने का समय आ गया है। एलियंस हमारे बीच हैं और इसे मानने के लिए कुछ घटनाएं काफी है। वर्ल्ड वॉर II फू फाइटर्स। नवंबर 1944 में अमेरिकी वायुसेना के कई सदस्यों ने देखा कि फू फाइटर, जिसे एक स्मोकी स्टोवर कॉमिक स्ट्रिप से लिया गया नाम है, ये फू फाइटर्स को एक प्रकार के रहस्यमयी विमान के रूप में वर्णित किया गया था जो लाल चमकते थे और अविश्वसनीय रूप से आसानी से आसमान में घूम सकते थे। लेफ्टिनेंट फ्रेड रिंगवोल्ड, जो राइन घाटी के ऊपर से उड़ान भर रहे एक रात के लड़ाकू विमान में यात्री थे, इस रोशनी को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। वायु सैनिकों ने बताया कि 8 से 10 विमान एक पंक्ति में खड़े थे और उन्हें लगा कि वे दुश्मन के विमान हो सकते हैं। इसलिए वायुसेना टीम ने ग्राउंड रडार टीम से बात की, लेकिन रडार टीम ने बताया कि रडार पर उन्हें कोई भी गतिविधि नहीं दिखी। पायलटों में से एक ने लड़ाई की तैयारी में अपने विमान को घुमाया। जैसे ही उन्होंने घुमाया, वे रोशनी अचानक से गायब हो गई। यह घटना यहीं पर नहीं रुकी। दिसंबर 1944 के मध्य में एक अलग पायलट ने देखा कि लाल और हरी रोशनी आसमान में जल रही है और उस रोशनी से टी आकार बन रही थी, जो कुछ 10-15 सेकंड में ही गायब हो गई। ऐसे ही कई और घटनाएं घटी जिसमें अजीबोगरीब यान आसमान में उड़ती हुई दिखी, पर कोई भी यह पर्दा नहीं उठा पाया कि आखिर क्या था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह एक अन्य देश की जासूसी जहाज था। उच्च गति अज्ञात विमान की उपस्थिति की घटना शामिल थी। गुप्त कार्यक्रम का नेतृत्व सैन्य खुफिया अधिकारी लुइस एलिसोंडा ने किया था, जिन्होंने यूएफओ मुठभेड़ों की रिपोर्ट की जांच करने की मांग की थी। एक दशक बाद एलिसोंडा ने पेंटागन में काम करना छोड़ दिया। ऐसे ही कई घटनाएं घटी है जिसमें यूएफओ और अन्य तरह के आसमान में रोशनियां दिखी। दावा है कि जापान के एक इलाके में बड़ी संख्या में एलियन यान देखे गए हैं।
एलियन एक्सपर्ट के इस दावे ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। एलियन एक्सपर्ट का कहना है कि उन्होंने पिछले साल 452 बार एलियन अंतरिक्ष यान देखे जाने की घटनाएं रिकॉर्ड की है। उनकी टीम जल्द ही दुनिया को इसका सबूत देगी। अंतर्राष्ट्रीय यूएफओ संस्था के प्रमुख ने कहा कि उनकी टीम परग्रही जीवन के सबूत प्रकट करने के लिए तैयार है। 19 मई 1986 की शाम को ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस घटना को लेकर कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि 21 रहस्यमयी चीजों के आसमान में चमकने के बाद 5 लड़ाकू विमान ने इनका पीछा किया। ये 21 चीजें चुटकियों में आंखों से ओझल हो गई। कुछ लोगों ने जमीन से भी ऐसा कुछ देखने का दावा किया। पायलट्स ने इस बात का खुलासा किया कि ये चीजें उनके रडार से भी बच रही थी। जिन लोगों ने यह नजारा देखा वो बताते हैं कि रहस्यमयी चीजों की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। बताया जाता है कि आसमान में एक स्थिर रोशनी को देखा गया। ब्राजील की वायुसेना ने भी इस घटना से काफी सरप्राइज थी। इनकी चौड़ाई 300 फीट और स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। ये रोशनी न केवल लड़ाकू विमानों से बल्कि 2 यात्री विमानों से भी देखी गई। रात के 8 बजे के आसपास इस अजीबोगरीब रोशनी के देखे जाने की सूचना दी गई। इनका पता लगाने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजा गया था। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये यूएफओ हो सकते थे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। रात के चमकते आसमान में जब हम सर उठाकर देखते हैं तो हमें अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रह और ब्रह्मांड के लाखों सितारे दिखाई देते हैं। इन सब में एक एक सितारा हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और इन सब के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष है। लेकिन फिर भी ये लाखों सितारे हमारे इस छोटे से आसमान में हम देख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है हमारा ये ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की यह सुंदरता हमें हमारी सारी चिंताओं, परेशानियों, दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देती है। अगर इसी अंतरिक्ष को और गहराई से हम जानेंगे तो ये हमारे दिमाग को शांत कर देगा। हमें इसे जानना चाहिए। तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर सिर्फ कुछ समय दीजिए इस अंतरिक्ष की सैर करने को, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं हमारे अंतरिक्ष के सफर पर। हमारी अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है हमारे अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी से। हम अपनी पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर। कितनी प्यारी है हमारी धरती और ये है हमारा चांद। इसकी सतह पर बने हजारों क्रेटर्स इस बात के गवाह है कि लाखों वर्ष पहले करोड़ों एस्टेरॉइड्स की वर्षा यहाँ हुई होगी। चांद से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। चांद की इस वीरान भूमि पर कहीं कोई जीवन दिखाई नहीं देता है। और ये है नील आर्मस्ट्रांग के पहले फुटप्रिंट्स जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद है और करोड़ों सालों तक रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर। पृथ्वी से 125 मिलियन किलोमीटर दूर ये है वीनस। ये हमारे ग्रह पृथ्वी की बहन है। इसे हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूरब में ये नए दिन का स्वागत करती है तो पश्चिम को रात में अलविदा कहती है। ये आकार और गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन अंदर झांकने पर यह किसी नर्क से कम नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं और यहाँ CO2 की मात्रा काफी अधिक है। वीनस का ये एटमॉस्फेयर इसे काफी गर्म रखता है। सूर्य से बुध की अपेक्षा दूर होते हुए भी यह बुध से काफी गर्म है। यहाँ सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री है। जीवन की कल्पना तो यहाँ संभव ही नहीं। यहाँ पर एक दिन यहाँ के 1 साल से बड़ा होता है। अब हम इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते। चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर। ये है हमारा सूर्य। इसकी चमक में छुपा है
हमारा अगला पड़ाव मरकरी यानी बुध। सूर्य के पास होते हुए भी यहाँ दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का अंतर है। रात में -275 डिग्री तो दिन में 800 डिग्री। बुध ग्रह की कोर हमारे चांद जितनी बड़ी है, जो कि आयरन से बनी है और इसकी ऊपरी परत पथरीली है। इसे हम एक लोहे का गोला कह सकते हैं। और ये है हमारा दिव्य सूर्य। इसी पर सभी ग्रह टिके हैं और टिका है हमारी पृथ्वी पर जीवन। यही किसी घोड़े की तरह अपने रथ में सभी ग्रहों को घुमाता है। इसकी 7 रश्मियों का प्रकाश हमें जीवन देता है। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जितनी 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसकी सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य हर सेकंड लाखों टन पदार्थ को एनर्जी में बदल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस से ऐसे दैत्याकार मोल्टन गैस लूप बनते हैं जो इतने ऊपर तक उठते हैं कि इनमें कई धरती समा सकती है और ये हजारों ज्वालामुखियों से भी अधिक ऊर्जावान है। ये लूप जहाँ से उठते हैं उसे सन स्पॉट कहा जाता है। सूर्य पर होते हुए भी ये दिखाई देने में ब्लैक है क्योंकि इसके आसपास की लेयर से इनका टेम्परेचर कम है। बाहर से इतना विचित्र सूर्य अंदर से और भयानक और विचित्र होगा। सूर्य के अंदर की दुनिया को हम कभी और देखेंगे। फिलहाल हमें चलना चाहिए वहां जहां हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, द रेड प्लैनेट मार्स, जहां हम भविष्य में अपनी कॉलोनी बसाएंगे। मार्स हमारी एकमात्र आशा है भविष्य की, क्योंकि सिर्फ यही एक ग्रह है जहां हम अपनी पहली बस्ती बसा सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की अपेक्षा पतला है और ओजोन गैस के अभाव में यहाँ रेडिएशन से बचना संभव नहीं है। अब तक यहाँ जीवन का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। हो सकता है यहाँ का जीवन लुप्त हो गया हो, जिस तरह पृथ्वी पर कई बार हो चुका है। ये है ओलंपस, मंगल का सबसे बड़ा पहाड़, जो कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल की ये घाटियां बयान करती है कि कभी यहाँ पर पानी बहा करता होगा, और अगर पानी था तो जीवन भी रहा होगा। लेकिन आखिर जीवन था तो जीवन गया कहाँ? हो सकता है कि जीवन ने यहीं से पृथ्वी पर छलांग मारी हो। यह तो भविष्य ही बताएगा। अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए। मंगल से दूर चलते वक्त अब हमारी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें गुजरना होगा लाखों आवारा घूमते एस्टेरॉइड्स के समुद्र से। ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ये सभी एस्टेरॉइड वो बदकिस्मत चट्टानों के टुकड़े हैं जो एक ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, और सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक ये आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेते हैं। खैर, अब हम आसानी से इन्हें पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं पृथ्वी के रक्षक गुरु ग्रह पर। सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर अब तक इसने हजारों बार पृथ्वी को बचाया है। गैस का ये गुब्बार इतना विशाल है कि हमारी जैसी 1000 पृथ्वी को ये अपने अंदर शरण दे सकता है। ये देखिए, द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक तूफान है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पिछले 300 सालों से लगातार यहाँ उत्पात मचा रहा है। ऐसे कई तूफान जुपिटर में चलते रहते हैं। यहाँ की बिजली का एक स्पार्क 10,000 वोल्ट्स के बराबर है। ऐसे बिजली के झटके यहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें इसके पास एक पड़ाव ढूंढना चाहिए। ये है जुपिटर का सबसे नजदीक चंद्रमा आयु। इस चंद्र के मोल्टन वोल्केनो लावा उगल रहे हैं। यहाँ से हमें एक दूसरी आशा की किरण दिखाई दे रही है, जहाँ जीवन की संभावना भी हो सकती है। यह है जुपिटर का दूसरा चंद्रमा यूरोपा।
इसकी सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। संभव है कि इस बर्फ के नीचे पानी हो और वहां जीवन पनप रहा हो। इसे जानने के लिए हमें यहाँ कोई स्पेस मिशन भेजना होगा, लेकिन इसके पड़ोसी ग्रह पर इंसान का एक दूत पहुंच चुका है। नासा का कैसिनी स्पेस प्रोब, जो चक्कर लगा रहा है एक रिंग प्लैनेट शनि के। शनि, जिसे हमने पृथ्वी से कई बार निहारा है। शनि ग्रह काफी बड़ा होते हुए भी इतना हल्का है कि यह पानी में तैर सकता है। इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी तक समा सकती है। और ये है शनि ग्रह का चंद्र टाइटन, हमारी तीसरी आशा की किरण, जहां जीवन संभव हो सकता है। इसके अंदर एक एटमॉस्फेयर है, हवाएं हैं, बारिश भी है और यहाँ तक कि सीजन्स भी है। नदियां, झीलें और समुद्र भी है और देखने में पृथ्वी से काफी समान दिखाई देता है। हम इंसानों ने यहाँ भी अपना एक दूत भेज दिया है, ह्यूगेन स्पेसक्राफ्ट। इस भयंकर वातावरण में हमारा ये योद्धा यहाँ की इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है ताकि हम इस ग्रह को और अधिक जान सके। टाइटन काफी ठंडा है, -300 डिग्रीज। ऐसे में जीवन का पनपना लगभग असंभव है। अब हमें टाइटन को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी मुलाकात होनी है अब शनि के दो जुड़वां छोटे भाई यूरेनस और नेपच्यून से। यूरेनस भी एक गैस जाइंट है, इसे आइसी प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये है इसका जुड़वां भाई नेपच्यून। इसका नेचुरल सैटेलाइट ट्राइटन है, जो कि सॉलिड है, लेकिन ट्राइटन स्टेबल नहीं है। यह नेपच्यून के चारों ओर उसके घूर्णन की विपरीत दिशा में घूमता है। इस वजह से ये धीरे धीरे टूट रहा है और एक दिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब हमें आगे चलना चाहिए। ये है सोलर सिस्टम का सबसे अनलकी ग्रह प्लूटो। ये आज तक अपने सम्मान को पाने के लिए तरस रहा है। इसकी कहानी हम कभी और बताएंगे। फिलहाल हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। ये रहा हमारा साथी वोयाजर 1 स्पेस प्रोब, जो कि एक बुलेट से 20 गुना तेज गति से मूव कर रहा है। इस पर लगी एक गोल्ड प्लेट एक सीक्रेट कोड है, हम इंसानों द्वारा भेजा गया कोड, ताकि ब्रह्मांड में बसी कोई इंटेलिजेंट स्पीसी उसे समझकर ब्रह्मांड में हमारा एड्रेस जान सके। हो सकता है ऐसा करके हमने कोई खतरा मोल ले लिया हो, लेकिन खतरे तो अभी आगे और भी है, जिनके सफर पर हमें चलना है। हमें अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हम दूसरे सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। हम अपने घर से ट्रिलियन माइल्स दूर आ चुके हैं और हमें अब आगे लाखों करोड़ों मील दूर जाना होगा, पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर। यह है एक स्टार ग्लीस 581। इसकी आयु हमारे सूर्य के बराबर है और इसके पास का ये ग्रह बिल्कुल उतनी ही दूरी पर है जिससे यहाँ पानी बॉयल ना हो। ये हमारी पृथ्वी के जैसा हो सकता है। संभव है कि यहाँ जीवन हो। और इससे आगे पृथ्वी से 92 प्रकाश वर्ष दूर यह है ट्विन स्टार ऑफ एल्गोल। यह रात के आसमान में दिखाई देता है। प्राचीन लोग इसे डेमन स्टार कहते थे। ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं। ये है ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर एक गैस और धूल का बादल जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला है और इसमें जन्म हो रहा है नए सितारों का। हजारों सितारे इसमें जन्म ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। दूर कहीं अंतरिक्ष में
ब्रह्मांड में ये रंग किसने बिखेरे हैं? ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली ये रंगोली वास्तव में किसी सितारे की मौत का रंगीन दृश्य है। यहाँ किसी सितारे का भयंकर विस्फोट हुआ है और उसका पुनर्जन्म हुआ है एक नए स्टार के रूप में, जिसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। इसका घनत्व हमारी कल्पना से परे है। ये इतना ज्यादा घना है कि इसकी एक चम्मच का वजन 1 टन के बराबर होगा और एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हश्र होगा। बस 6 अरब साल और हम इस सुंदर रचना को देखने के लिए नहीं बचेंगे। देख पाएंगे तो इससे पहले के विनाशकारी विस्फोट को। लेकिन ब्रह्मांड में इससे भी बड़े सूर्य हैं जिनका पुनर्जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। एक बड़े सूर्य ने एक विस्फोट में अपना सारा पदार्थ उड़ेल कर ये रूप ले लिया है, जो कि व्हाइट ड्वार्फ से भी काफी खतरनाक है। सिर्फ 12 मील की चौड़ाई का ये न्यूट्रॉन स्टार, जिसके एक चम्मच पदार्थ का वजन हजारों टन के बराबर होगा, ये काफी तेज घूमता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार है जिनकी स्पिनिंग स्पीड इतनी तेज है, अगर आप उनकी सरफेस पर खड़े हो जाएं, तो आप लाइट की स्पीड के 25% स्पीड को अचीव कर लोगे। हमें एक अज्ञात चीज अपनी तरफ खींच रही है और लगता है वह इससे भी ताकतवर है। ये ही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दानव, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, जिसके अंदर जाने वाली कोई चीज आज तक कभी वापस न लौट पाई है न लौट पाएगी, जो पूरे ब्रह्मांड को भी निगल सकता है। प्रकाश भी इससे वापस नहीं लौट सकता। इसके अंदर आखिर क्या है, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। इसके सामने अधिक देर तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। ब्रह्मांड में इन हजारों दैत्यों को अपने अंदर किसने समाया हुआ है? ये है हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसने इन सभी विचित्र ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और सूर्यों को अपने अंदर धारण किया है। इसमें 10 खरब तारे मौजूद है। 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल्स इसमें मौजूद है। ये इतनी विशाल है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में भी प्रकाश को 1 लाख साल लगेंगे। इतनी विशाल आकाशगंगा में हमारा घर पृथ्वी इसके किनारे पर है, जो इसकी विशालता के सामने सागर में एक बूंद भी नहीं है। अगर हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी हो जाए तो इस विशाल समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा? और क्या फर्क पड़ेगा एक समुद्र पर जब दूसरा समुद्र ही उसमें गिरने आ रहा हो? हाँ, और वो समुद्र है हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से टकराने आ रही है आने वाले 6 अरब साल बाद। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हम भी नहीं रहेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे हजारों आकाशगंगाओं के सागर हैं, जो इस ब्रह्मांड के सामने एक बूंद भी नहीं है। लेकिन ये सारे सागर जिस महासागर में तैर रहे हैं, वो हमारा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रह्मांड से पहले हमें ब्रह्मांड के दिमाग को देखना होगा। गैलेक्सीज और क्लस्टर्स का बिछा हुआ ये जाल देखने में बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स से मेल खाता है। लगता है यही हमारे ब्रह्मांड का दिमाग है, जिसे हम अपनी कॉस्मिक नजरों से देख पा रहे हैं। और ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसमें लाखों गैलेक्सीज के समुद्र तैर रहे हैं। इसके आगे क्या है? क्या यह ब्रह्मांड भी किसी महासमुद्र का हिस्सा है? ये कोई नहीं जानता और शायद जान भी नहीं सकता। हम ब्रह्मांड में काफी दूर आ चुके हैं। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हम अपने घर पृथ्वी पर फिर से लौट आए हैं। लेकिन ब्रह्मांड की ये सारी यादें हमारे दिमाग में तरोताजा रहेगी और ब्रह्मांड का ये सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को जान लिया है। लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस ब्रह्मांड की सैर कर सकें। तो फ्रेंड्स,
ब्रह्मांड को अलविदा कहने के बाद में आप सबसे भी अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता। खाना हो गया, चलो अब एक हैंड रमी हो जाए। डाउनलोड जंगली रमी नाउ। जीवन। पृथ्वी पर जीवन भरपूर मात्रा में मौजूद है। रेगिस्तान की तपती धूप में रेंगने वाला, समुद्र की गहराई में गोते लगाने वाला, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाला, पाताल की गहराइयों में बसने वाला, प्राण देने वाला जीवन और प्राण लेने वाला जीवन, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल जीवन, रंग बिरंगा विचित्र जीवन, मरने वाला और ना मरने वाला जीवन, घटता बढ़ता फलता फूलता जीवन, जहां देखो वहां जीवन ही जीवन मौजूद है। हर एक जीव की अपनी एक कहानी है। लाखों सालों में इस जीवन ने अनेक कहानियों को जन्म दिया, जो पृथ्वी के इतिहास में आज भी मौजूद है। और पृथ्वी पर मौजूद है इस इतिहास पर नजर रखने वाला जीवन। जीवन के इस जटिल जाल को देखकर यह अनुमान निश्चित रूप से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी से परे भी जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर कोई जगह जीवन से खाली नहीं है, लेकिन पृथ्वी से परे मौजूद अंतरिक्ष इंसान की सोच को चुनौती देता है, उसे उसकी वास्तविक हैसियत से परिचय करवाता है। ब्रह्मांड हमारी मान्यताओं के प्रति क्रूर है। पृथ्वी भले ही जीवन से भरपूर हो, लेकिन अंतरिक्ष जीवन से शून्य है, जीवन के इतिहास से शून्य है। इंसान ने भले ही पृथ्वी से अपनी उड़ान भर के चांद पर कदम रखा, मंगल की जमीन को छुआ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और उससे भी परे अपने दूत भेजे जीवन की तलाश में, लेकिन कहीं भी जीवन का नामो निशान भी नहीं मिला। इंसान की सारी मान्यताएं अंतरिक्ष में आकर बिखर गई। अरबों साल के जीवन के इतिहास ने इंसान को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां इंसान का सामना एक ऐसे सवाल से हुआ है जो संपूर्ण मानव जाति को अंदर तक हिलाने की क्षमता रखता है। क्या पृथ्वी से परे जीवन मौजूद है? क्या लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है? सिर्फ दो संभावनाएं हैं, या तो हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं या नहीं। और यकीन मानिए, ये दोनों ही वास्तविकताएं काफी भयानक है, लेकिन जीवन की इस खोज में ब्रह्मांड ने हमें निराश नहीं किया है, बल्कि हमें अपनी वास्तविकता से परिचय करवाया है और हमारे सामने एक चुनौती भरा सवाल खड़ा किया है। ब्रह्मांड की इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। अब तक वैज्ञानिकों की खोज हमें जीवन की वास्तविकता के और करीब ले आई है। अब एक बंद कमरे में बैठकर भी हम जीवन की खोज कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पृथ्वी से परे जीवन कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं जीवन के इस अद्भुत सफर पर। सुदूर ग्रह हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। हम चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक चीज जो हमें ब्रह्मांड में कहीं भी ले जा सकती है, वो है हमारा दिमाग। ब्रह्मांड में मौजूद जीवन कैसा होगा, इसे जानने के लिए हमें पहले खुद को जानना होगा। ब्रह्मांड में मौजूद जीवन उन्हीं नियमों से बंधा होगा जिन नियमों ने पृथ्वी पर जीवन को पैदा किया है। लाइफ क्या है? We are chemical elements. Life is all about chemistry. लाइफ के लिए सबसे पहली चीज चाहिए एनर्जी, और वह भी एक निश्चित मात्रा में, ना कम न ज्यादा। पृथ्वी पर यह जीवन ऊर्जा सूर्य से मिलती है। दूसरी चीज है प्रचुर मात्रा में मौजूद रासायनिक तत्व, जो हमारे शरीर को बनाने वाला मूलभूत पदार्थ है। और तीसरी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लिक्विड जैसे पानी। जीवन के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गैस में एटम्स इतनी तेजी से गति करते हैं कि वे एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, और सॉलिड में एटम्स इतना पास होते हैं कि वे आजादी से घूम नहीं सकते। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का अपना एक बहाव होता है, एक सामंजस्य होता है, और सामंजस्य ही तो जीवन है। रासायनिक तत्व, ऊर्जा और पानी, इन तीनों की उचित मात्रा जन्म देती है जीवन को।
4 अरब साल पहले पृथ्वी पर ये सब मौजूद था। पृथ्वी सूर्य से उतनी ही दूरी पर स्थित थी जहां पानी अपनी तरल अवस्था में बना रहे और पृथ्वी के गर्भ से लगातार जीवन के बीज बोए जा रहे थे। जीवन के मूलभूत रासायनिक तत्व पृथ्वी के गर्भ से लगातार रिस रहे थे। कार्बनिक तत्व, पानी और ऊर्जा के एक विशेष सम्मिश्रण ने जीवन को पृथ्वी पर तैयार किया था। पृथ्वी पर मौजूद अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी तब रसायन विज्ञान जीव विज्ञान में तब्दील हो रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में जीवन का पैदा हो जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसी स्थितियों से गुजरकर अन्य ग्रहों पर भी जीवन का पैदा होना संभव है। पृथ्वी पर जीवन की ये कहानी बयान करती है कि जीवन ब्रह्मांड में हर परिस्थितियों में संभव है। 4 अरब सालों के जीवन के इतिहास ने हमें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां जीवन अब स्वयं जीवन की तलाश में निकल चुका है। जहां पानी है वहां जीवन होने के आसार सबसे अधिक है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे हैं और जहां पानी की संभावना अधिक है। पृथ्वी पर जीवन को पैदा करने वाले नियम इन ग्रहों को भी जीवन ऊर्जा से भर सकते हैं। अब तक की खोज के अनुसार मात्र मंदाकिनी आकाशगंगा में ही पृथ्वी जैसे 50 अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। एक के आगे 20 शून्य लगा दी जाए तो ये संख्या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैबिटेबल प्लैनेट्स को दर्शाती है जहां जीवन पनपने की संभावना हो। इन सभी ग्रहों में कुछ ग्रह वे होंगे जिनके पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो, कुछ बर्फ में ढके होंगे तो कुछ वीनस ग्रह की तरह जहरीली गैसों से भरपूर होंगे। लेकिन जीवन सिर्फ ग्रहों पर हो ये जरूरी नहीं। गैस जायंट्स के चारों ओर घूमने वाले चंद्रमाओं पर भी जीवन पनप सकता है और उनकी जीवन ऊर्जा नजदीकी सितारे से नहीं बल्कि अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगी। शनि ग्रह के चंद्रमा आईसी एनसेलेडस के पास जीवन के सभी मूलभूत आवश्यक तत्व मौजूद हैं। बर्फ की मोटी चादर के नीचे तरल समुद्र और इस चंद्र के गर्भ से निकलते रासायनिक तत्व यहाँ पर लाइफ को पैदा कर सकते हैं। वहीं शनि का दूसरा चंद्रमा टाइटन, जहाँ मीथेन के तरल समुद्र बहते हैं। पृथ्वी की ही तरह इन समुद्रों में रसायन विज्ञान का चमत्कार जीवन को उत्पन्न कर सकता है और संभव है कि टाइटन जीवित ग्रहों में हमारा सबसे पहला पड़ोसी बन सके। इस तरह के 100 खरब चंद्रमा मंदाकिनी में मौजूद हो सकते हैं जहां पर जीवन संभव हो। इनमें से कुछ चंद्रमा तो पृथ्वी जितने बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में चंद्र निवासी जीव ग्रह निवासियों से कई गुना अधिक मात्रा में हो सकते हैं। यदि ये संभावना सच हो तो जीवन ब्रह्मांड में विपुल मात्रा में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने तो जीवन की खोज भी कर ली है। 30 जून 1976 नासा के वाइकिंग लैंडर ने एक अजीब खोज की जो आज तक एक रहस्य है। मंगल ग्रह की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलाने पर वहां की मिट्टी में कुछ रेडियोएक्टिव गैसेस होने के संकेत मिले। हमारी पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी की तरह यह मंगल पर सूक्ष्म जीवन होने का एक संकेत था। लेकिन क्या ये एक प्राकृतिक घटना थी या एलियन बायोलॉजी से हमारी पहली मुलाकात? ये एक रहस्य है। जीवन की इस खोज में पृथ्वी से बाहर एक बैक्टीरिया का मिलना भी एक बड़ी खोज होगी। यह एस्ट्रोनॉमिकल खोज इस बात की ओर इशारा करेगी कि जीवन के मूलभूत नियम सब जगह एक समान है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हम जीवन की खोज के करीब हैं। लेकिन अगर हमने जीवन की खोज कर ली तो एक और सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि हम खुद के बारे में क्या खोज पाएंगे। ब्रह्मांडीय जीवन की कहानी में हम पृथ्वीवासी कौन सा अध्याय है? ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पुराना है और आकाशगंगाएं 12 अरब साल पुरानी है। पृथ्वी पर जीवन का उदय 4 अरब साल पहले हुआ है।
ऐसे में इतने लंबे समय में पृथ्वी से पहले भी कहीं जीवन उत्पन्न हुआ होगा, और अगर ऐसा है तो संभव है कि वह हमसे काफी ज्यादा उन्नत हो। तब सवाल ये है कि क्या पृथ्वी पर जीवन बाद में उत्पन्न हुआ है? आखिर ब्रह्मांड में जीवन कितना प्राचीन है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ लाखों साल बाद तक ब्रह्मांड पृथ्वी जैसे जीवन के लिए काफी ज्यादा गर्म था। जब धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हुआ तब कोई तारे और कोई ग्रह नहीं थे, मात्र हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल थे। लाखों साल बाद ये बादल गुरुत्वबल की गिरफ्त में आ गए और इनसे पहली पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ। हमारे ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के सितारे काफी उज्जवल और बड़े थे, लेकिन उस समय के सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने वाली कोई लाइफ तब मौजूद नहीं थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से मात्र हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे तत्व उत्पन्न हुए थे। इन सितारों के केंद्र में और भारी तत्वों की उत्पत्ति होने लगी, जिनके बिना लाइफ का होना असंभव था। जीवन की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के सितारों का बलिदान जरूरी था। पहली पीढ़ी के सितारों के विस्फोट ने अंतरिक्ष में जीवन के बीज को भर दिया। इन पहली पीढ़ी के सितारों की राख से दूसरी पीढ़ी के सितारों का जन्म हुआ और इनके चारों ओर पहली बार पैदा हुए रॉकी प्लैनेट्स। ये वो पल था जब ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार जीवन को प्रकट होने का मौका मिला। 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में पहली बार जीवन का अंकुरित होना संभव हुआ। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1,50,00,000 साल बाद ब्रह्मांड गोल्डीलॉक युग से गुजरा, जब ब्रह्मांड का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था और लाखों सालों तक यह चारों तरफ समान रूप से इसी तापमान पर रहा। कुछ अवधारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड के कुछ घने इलाकों में उस समय ग्रहों और सितारों का निर्माण हो चुका होगा। अगर ऐसे क्षेत्र मौजूद रहे होंगे तब ब्रह्मांड में आवारा घूमने वाले ग्रहों पर भी पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहा होगा और उस समय ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद ऊष्मा की ओट में पहली बार जीवन पनपने की संभावना रही होगी। ऐसे में दूर कहीं ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है जहां का जीवन लगभग ब्रह्मांड जितना ही पुराना हो और वहां के निवासी हमारे सबसे पहले पूर्वज होंगे, जो हमसे काफी अधिक उन्नत होंगे। न जाने हम उन पूर्वजों से मिल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक हुई खोज के अनुसार परग्रही जीवन के एक भी संकेत की पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल है कि आखिर बाकी सब कहाँ है? क्या वास्तव में हम अकेले ही हैं? हो सकता है कि जीवन मौजूद हो, लेकिन मनुष्य जैसी आधुनिक सभ्यता काफी दुर्लभ हो, या फिर अंतरिक्ष काफी बड़ा है जिसने हम कॉस्मिक वायुओं के बीच काफी दूरी बनाए रखी है, या फिर ब्रह्मांड में जीवन की सबसे पहली पीढ़ी हम पृथ्वीवासी हों। अभी ब्रह्मांड जवान है और ब्रह्मांड के बुढ़ापे तक अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद ग्रहों पर जीवन को पनपने के लिए अभी काफी समय बाकी है। क्या होगा अगर हम जीवन का पहला अध्याय हो और ब्रह्मांड में जीवन के नए अध्याय लिखने बाकी हों? 100 खरब साल बाद ब्रह्मांड के अंतिम सितारे की मृत्यु हो जाएगी। साल तक जीते हैं। इतने लंबे काल में इन सितारों के पास मौजूद ग्रहों पर जीवन पैदा होने की संभावना अधिक है। संभव है ब्रह्मांड में जीवन का दूसरा अध्याय यहाँ लिखा जाए, लेकिन इन सितारों का सौर तूफान जीवन के लिए खतरा है। वहीं इन सितारों के कुछ ग्रह टाइडली लॉक्ड होंगे, जहाँ एक तरफ हमेशा सूर्य की तपती धूप होगी और दूसरी तरफ हमेशा के लिए अंधकार रहेगा। लेकिन जैसा कि पृथ्वी ने हमें सिखाया है, जीवन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल ही लेता है। ऐसे में अरबों साल की परिस्थितियां जीवन का कैसा रूप पैदा करेंगी, और अगर हम पहला अध्याय हैं तो हमें जीवन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
भविष्य में ब्रह्मांड बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ब्रह्मांड के फैलाव से सितारे गायब हो जाएंगे और रात का आसमान बिल्कुल काला हो जाएगा। ऐसे में भविष्य का जीवन इस बारे में जरूर विचार करेगा कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों का जीवन कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन हम लकी हैं क्योंकि हम इसका जवाब जानते हैं। जीवन की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल हमें सिर्फ ऊपर देखना है और नजरें मिलानी है अपने कॉस्मिक भाइयों से, क्योंकि शायद दूर कहीं अंतरिक्ष में वे भी हमसे मिलने के लिए आसमान को निहार रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगले भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य ग्रहों पर जीवन का रंग रूप कैसा होगा। ब्रह्मांड के इस जीवन वृक्ष पर किस प्रकार का विचित्र जीवन संभव हो सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय। लंबे समय से वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे एनवायरनमेंट वाले ग्रह की तलाश कर रहे हैं ताकि वहां पर जीवन मिल सके। कई लोगों को आज भी ये भ्रम है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं और किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन नहीं है, मगर वैज्ञानिक हमेशा ऐसी बातों को नकारते आए हैं। साइंटिस्ट ने अपनी खोज के दौरान अभी तक हमारी गैलेक्सी में ऐसे हजारों प्लैनेट्स को ढूंढा है जिनका एनवायरनमेंट पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि ये हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद है, जहाँ आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी से पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे सौरमंडल के अंदर ही एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यहाँ तक कि वहाँ पृथ्वी की तरह ही पहाड़, नदियाँ और समंदर भी मौजूद है। अब शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं टाइटन की दुनिया की। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन मून पर की गई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि यह हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एनवायरनमेंट जीवन के लायक हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो इसके ऊपर जीवन होने के संकेत भी मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में टाइटन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर क्यों टाइटन की तुलना वैज्ञानिक पृथ्वी से कर रहे हैं। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर जीवन संभव है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। रहस्य टेलीविजन चैनल आपके सामने ब्रह्मांड की सिंपल भाषा में जानकारी प्रोवाइड करता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और साथ ही इस चांद पर आज भी कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिससे देखकर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद टाइटन चांद पर जीवन मौजूद है। चलिए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है। दोस्तों, पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में टाइटन ही इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां वह सभी रिसोर्सेज मौजूद है जो जीवन के पैदा होने के लिए चाहिए, जैसे पानी, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, क्योंकि ऐसे ही रिसोर्सेज के कारण पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत हुई थी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब वहाँ पर ये सभी रिसोर्सेज मौजूद है तो क्या वहाँ पर किसी तरह का जीवन अभी मौजूद है। तो इसी सवाल के साथ साल 1944 में कई वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर टाइटन पर एक लंबी रिसर्च की। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान कई वैज्ञानिकों ने इस पर एक घने एटमॉस्फेयर होने का दावा किया। इस दौरान कई वैज्ञानिक इस पर किसी तरह की हलचल हो रही है, जिसके बाद इसकी सरफेस को करीब से देखने के लिए और यहाँ पर जीवन की तलाश के लिए 15 अक्टूबर 1997 में नासा ने हॉयगेंस नाम का प्रोब टाइटन पर रिसर्च करने के लिए भेजा। उस समय इस पूरे मिशन में करीब 326 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था। नासा ने हॉयगेंस प्रोब में ऐसे कई एडवांस डिवाइस लगाए को पृथ्वी से टाइटन चंद्रमा तक पहुंचने में करीब 8 सालों का समय लगा और 2005 में जैसे ही हॉयगेंस प्रोब ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर किया,